उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का थाना औरंगाबाद लगता है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र का एक गांव है बरारी। ये तारीख थी 28-29 जुलाई 2008 की रात। बाप और बेटे दोनों मिलकर रात में लगभग 12 या 1 बजे के आसपास सीधा ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं। वहां पर जो बेटा होता है उसके चाचा ट्यूबवेल पर सोया हुआ था। बाप बेटे दोनों मिलने के बाद अपने ही परिवार के उस सदस्य को धारदार हथियार से एक के बाद एक वार करते हैं और तब तक उसको मारते रहते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि उसने अपने आप को बचाने की तमाम अपीलें की, लेकिन उनकी कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। बाप बेटे यहाँ से सीधा गांव पहुंचते हैं। गांव आने के बाद जो उस लड़का होता है वो अपने पिता के साथ मिलकर चाची की हत्या करता है। साथ ही जो चचेरे भाई होते हैं उनको भी वो मरवाता है। साथ ही उसकी जो चचेरी भाभियाँ होती हैं उनकी भी वो हत्या करा देता है। उसमें एक भाभी ऐसी होती है जो 9 महीने की गर्भवती होती है, जबकि दूसरी भाभी जो होती है उसको एक लगभग 4 या 5 साल का एक बच्चा होता है। उस वक्त उस समय जब ये हत्याएं हो रही थी तब वो बच्चा अपनी माँ के सीने पर लेटा हुआ दूध पी रहा था, और जब गोली मारी जाती है तो उस बच्चे को गोली चीरती हुई सीधे माँ के को भी भेदते हुए बाहर निकल जाती है, और जैसे वो पड़े हुए थे ठीक वैसे ही पड़े रहते हैं। अगले दिन यही फोटो अखबारों में प्रकाशित हो जाता है और ये खबर पूरे देश भर में चर्चाओं का विषय बन जाती है। पुलिस ने जब आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चलता है कि जो बेटा है वो नाबालिग है, और नाबालिग होने की वजह से उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि जो उस लड़के का पिता होता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। साल 2016 की बात है। उस व्यक्ति को फांसी की सजा का हुक्म दिया जाता है, लेकिन वो उच्च अदालत में जब अपील करता है तो ये मामला फिर उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाती है। साल दर साल बीतते चले जाते हैं और 17 साल के बाद जो वो लड़का नाबालिग होता है वो एक और कत्ल करता है, और जब एक और कत्ल करता है तो न केवल उस कत्ल के बारे में बल्कि उसे 17 साल पहले जो उसने पिता के साथ मिलकर कत्ल किए थे उनकी भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद का एक थाना लगता है लोनी। लोनी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली सहारनपुर रोड पर जो सर्विस मार्ग है वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास रही होगी, वो व्यक्ति आराम से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसी बीच में 2 बाइक सवार आते हैं और ये तारीख होती है 26 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास। जैसे ही बाइक उनके पास आके रुकती है तो एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है आगे, जो बाइक चला रहा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है इसलिए उसका चेहरा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो दूसरा उसके पीछे बैठा हुआ था उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। उसके बाद सबसे पहले वो उसके पास पहुंचते हैं और उसको व्यक्ति को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। उसे पीट पीट कर ज़मीन पर गिरा लेते हैं। उनके हाथ में एक रोड जैसा एक हथियार होता है, साथ ही उनके पास वैसे भी हथियार थे, और उसके बाद जब मार पीटते रहते हैं। यहाँ पर जब वो व्यक्ति जो जमीन पर पड़ा हुआ है वो बार बार शोर मचा रहा था, अपने बचाने के लिए लगातार अपीलें कर रहा था, लेकिन आसपास जितने भी लोग वहाँ पर थे किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस पिटते हुए व्यक्ति को बचाने की कोशिश भी कर पाते। इसी बीच में एक के बाद एक 2 गोलियां चलती हैं, और दोनों गोली के बारे में ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि दोनों के हाथ में हथियार थे और दोनों ने एक एक गोली चलाई, और जो व्यक्ति है वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। बस इसी बीच में 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है कि दिन दहाड़े ये कत्ल किया गया है, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो या सर्विलांस की टीम हो, मौके पर आ जाती हैं। अब बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर आ जाते हैं ये देखने के लिए, पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार एनसीआर में किसका इतना दुस्साहस हो गया है कि वो दिन दहाड़े इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस जब यहाँ पर आती है ये पता करने की कोशिश करती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम होता है योगेश कुमार, जो कि लोनी थाना क्षेत्र का अशोक विहार होता है, वहाँ का निवासी होता है, और साथ ही वो मूल निवासी होता है उत्तर प्रदेश के बागपत का एक बड़ा गांव होता है, वहाँ का मूल निवासी होता है। दरअसल ये व्यक्ति 31 जुलाई 2025 को आगरा से इंडियन एयरफोर्स से, जिसका पद होता है वारंट ऑफिसर, उसके पद से रिटायर हुआ था। बस इसके बाद फिर पुलिस वाले इसके परिवार से संपर्क साधते हैं। इसकी पत्नी जिसका नाम लता होता है, इसका बेटा जिसका नाम नीतीश होता है, नीतीश एआरएम की पोस्ट पर होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। एक बेटा होता है जिसका नाम गुड्डू होता है, जो कि कस्टमर रिव्यू मैनेजर होता है, जो कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। एक इसकी बेटी होती है, इसका नाम प्रीति होता है, प्रीति की शादी हो चुकी है। परिवार में बस ये 4 लोग रहते हैं, इसमें पत्नी, पति और 2 बेटे।
आखिरकार किसने हत्या की है, क्यों की है? पुलिस ने जब परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की तो परिवार ने कहा कि हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पिताजी वैसे भी अभी 5-6 महीने पहले ही रिटायर होकर घर पर आए थे, बस यहाँ उनका रहन सहन था, आसपास के लोगों से मिलना जुलना, आसपास के लोगों से हंसी ठिठोली करना, इस तरह से उनकी कोई न कौन क्यों हत्या करेगा। जब परिवार के लोगों ने इस तरह की बातचीत की तो परिवार के लोगों से कहा कि इस मामले में आप तहरीर दे दीजिए। तो बेटे ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ तहरीर दे दी और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर होता है, आखिरकार इसकी हत्या किसने की है, इसी प्रकरण की जांच करने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन कर दिया जाता है और टीमों ने लगातार कोशिश करना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति की जिसकी हत्या होती है उसकी CDR निकलवाई जाती है, उसके दोस्तों की, उसके दुश्मनों की, उससे कौन कौन संपर्क में था, कोई खरीद फरोख्त तो नहीं थी, कोई वैसा मामला तो नहीं था। हर एक छोटे से छोटे एंगल को, हर छोटे से छोटे पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन पुलिस के लगातार हाथ खाली चले जाते हैं। ये तारीख 26 दिसंबर 2025 को हत्या होती है। 27, 28, 29, 30 इस तरह से लगातार एक एक दिन बीत रहा था और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले चाहते थे कि आखिरकार कत्ल किसने किया है, साथ ही जिस इलाके में, जिस जगह पर वो कत्ल हुआ था, हत्याकांड हुआ था, हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार वो बुजुर्ग एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर, उसकी किसने क्यों हत्या की है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो 500 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला गया था और मौके से भी कई सबूत जुटाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। आखिरकार पुलिस जांच करते करते एक गली में जब पहुंच जाती है तो जिस बाइक से वो दोनों हत्यारे, दोनों शूटर आए थे, उन शूटरों की बाइक एक गली में जाती है। वहां जाने के बाद वो बाइक खड़ी हो जाती है, लेकिन CCTV कैमरे में कैद हो जाता है, जिससे पता चलता है कि कातिलों ने आने के बाद बाइक को यहीं छोड़ दिया है, यहीं से अपने कपड़े बदले हैं और कपड़े बदलने के बाद उन्होंने एक नई बाइक है उसके साथ वो वहां से फरार हो जाते हैं। आखिरकार जो बाइक छूट जाती है उस पर जो नंबर लिखे हुए थे वो ARTO की मदद से ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये बाइक है किसकी। बाइक के बारे में पता किया जाता है तो बाइक एक सलमान नाम के व्यक्ति की होती है। पुलिस सलमान के पास पहुंचती है और जब सलमान से बातचीत की जाती है तो वो कहता है कि साहब, जिस वक्त की आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, जिस वक्त ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसका एक दोस्त है, वो दोस्त उसकी बाइक को उधार मांग कर लेकर गया था, मुझे इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा कि वो दोस्त का नाम क्या है, कहाँ रहता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंचते जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने बाइक ली थी, तो उसने कहा हाँ साहब, बाइक ली थी। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछा तब उसने सच उगलना शुरू कर दिया। तब एक नाम सामने आता है, वो नाम होता है अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक औरंगाबाद थाना लगता है, औरंगाबाद थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बरारी, यहाँ का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। पुलिस उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक चौंकाने वाली कहानी बताता है। वो बताता है कि जो योगेश कुमार है, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, दरअसल उसके बारे में ये उसके बच्चों ने बताया था, जो उसके 2 बेटे हैं और उसकी पत्नी है, वो अक्सर जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी, यानी कि जिसका नाम लता है, लता को बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। हर दिन उसके साथ यही अंजाम किया करता था। अपने बच्चों के साथ भी वो सोतेला व्यवहार किया करता था। साथ ही वो ये कहता था कि जितनी भी जल्दी हो सके तुम अपने रहने का, अपने कहीं भी ठिकाना ढूंढ लो, तुम अब इस घर में रहने लायक नहीं हो। क्योंकि उस व्यक्ति का 1-2 नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध की बात आती है। वो रंगीन मिजाज का व्यक्ति होता है। उसने जो अपनी रिटायरमेंट के पास जो उसे फंड मिलता है, उस फंड में शायद उसने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को कोई हिस्सेदारी नहीं दी थी। बस वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था और अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से वो बिल्कुल दूर रहता था। जवान बच्चों के सामने जब माँ की बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी तो बच्चे परेशान हो जाते थे। दोनों बेटों ने फैसला लिया कि इस बाप को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं हटाया गया तो जिस तरह से इसने फंड को अपने कब्जे में ले रखा है, इसी तरह से ये अपनी ज़मीन, अपना घर को बेचने की फिराक में है। ज़मीन अगर घर बेच दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन्होंने ये दोनों लड़के और उनकी माँ परेशान हो जाते हैं। आखिरकार ये फिर बात तय हो जाती है, दोनों लड़के ही ये तय करते हैं कि बाप को रास्ते से हटाया जाए और इसके लिए उन्होंने एक शूटर की व्यवस्था की। उन्होंने तय किया कि आखिरकार किसी की व्यवस्था हो, कोई हो। तो एक नाम सामने आता है जिसका नाम नवीन होता है। नवीन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी तैनाती होती है, जिला कौशाम्बी में मीडिया सेल में उसकी पोस्टिंग होती है। ऐसा पुलिस की जांच पड़ताल में आता है। वो रहने वाला होता है मुल्त चंडोस, एक जगह लगती है अलीगढ़ में, वहाँ का निवासी होता है। लेकिन अगस्त 2025 से वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। हालांकि जो उसकी पत्नी है वो भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बताई जाती है। ये बीमारी का बहाना करके वहाँ से गायब था। लेकिन इस हत्याकांड में इसी ने ही पूरा
एक सेटलमेंट किया कि किस तरह से हत्या करनी है, किस तरह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम देना है या हथियारों की व्यवस्था कैसे होनी है, इस तरह का पुलिस की जांच में आता है। और ये अरविंद कुमार और नवीन दोनों आपस में साले और बहनोई का इनका रिश्ता है। हालांकि अरविंद कुमार ने बार बार कहा कि इसमें नवीन का कोई रोल नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच में यह आता है कि नवीन की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है, उसकी भी भूमिका है। उसकी पत्नी ने भी आखिर पुलिस को यही बताया कि ये मेरे पति की कोई भूमिका नहीं है। अब अरविंद कुमार जब से पूछा जाता है कि तुमने क्यों हत्या की है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए उन दोनों बेटों ने इंतजाम किया था। साथ ही वो भी उस योगेश कुमार से दुश्मनी मानता था। योगेश कुमार जो होता है वो कुत्तों का दुश्मन होता है। जो मोहल्ले में कुत्ते होते हैं उनको लगातार मारता था, पीटता था। और अरविंद जो होता है वो कुत्तों के लिए खाना खिलाया करता था। तो इसलिए अरविंद को योगेश को देखकर, रिटायर्ड फौजी को देखकर या एयरफोर्स के उस व्यक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो वो भी इस फिराक में था कि कब मैं इससे बदला लूँ। उधर उसके बेटे उसे मरवाना चाहते थे। तब अरविंद कुमार ने और एक साथी के साथ मिलकर इसकी हत्या कर देता है। और जब हत्या करता था तो पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। हालांकि जो दोनों बेटे हैं वो फरार हैं, साथ ही जो नवीन हैं वो भी मौका देखते ही फरार हो जाता है। पुलिस की कोशिश है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए। जब इसकी पुरानी हिस्ट्री खंगाली जा रही थी अरविंद कुमार की, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बरारी का रहने वाला होता है, तो पता चलता है कि साल 2008 की वो बात है। जुलाई का महीना था, 28 और 29 तारीख की वो रात थी। उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही चाचा को, 2 चचेरे भाइयों को, 2 चचेरी भाभियों को, चाची को और साथ ही उनके एक बच्चा जो पेट में पल रहा था उसको, और साथ ही एक बच्चा जिसका नाम चीकू होता है, जो लगभग 3-4 साल के आसपास होता है, जो अपनी माँ की गोद में था, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। फिर इस मामले में वो उस वक्त इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो नाबालिग होता है, नाबालिग होने का उसको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अब मीडिया में ये खबर जब प्रकाशित होती है तो मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया, पहले 17 साल पहले वो ज़रूर बच गया था, लेकिन इस हत्याकांड में शायद उसकी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। क्योंकि वो इस जो बुलंदशहर में हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो लोनी जाता है। लोनी इनके अशोक विहार में, वहीं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रह रहा था, ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जो रिटायर्ड फौजी होता है, उसके परिवार के उसके दोनों बेटे जानते थे कि इसने 17 साल पहले कत्ल किए हैं, इसलिए उसको शामिल कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस इस हर एक पहलू पर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। जो भी इस घटनाक्रम में दोषी हैं उनको दोषियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शने की बात कर रही है। साथ ही कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत भेजने की बात कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कहते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता है। इस अरविंद को ज़िंदगी ने एक मौका दिया था कि वो एक ज़िंदगी जी सकता है, आराम से रह सकता है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। और महज 5 लाख रुपए के लिए उसने 2 लड़कों के साथ मिलकर, जिन्होंने अपने बाप का कत्ल कराया था, उनके साथ मिलकर न केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, बल्कि अपनी पत्नी की और अपनी बच्चों की भी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जाते जाते ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं, विनीत कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है। विनीत कुमार को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आगरा से मंगलेश सागर हैं, चित्रकूट से प्रेम राजपूत हैं, सोनू कुमार, पूर्णिया से मुन्ना यादव, बरेली से प्रगति सागर अनुपम आनंद, फरमान अली हैं, रीवा से सोहन कुशवाहा हैं, अलवर से जमशेद खां, नेपाल से अवहाना सांबा, रेखा सैनी, अंकित राठौर जो कि चित्तौड़गढ़ से हैं, महाराजगंज से अभिनंदन कुशवाहा, संत कबीर नगर से योगेश यादव, बाल किशन शर्मा, हरेंद्र सिंह तोमर, सनी कुमार जो कि सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, अभिमन्यु यदुवंशी, रुखसाना खातून, नासिर बाबू, राजवीर सिंह, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद इजहार, तानिश कयूम, आफ्ताफ अंसारी जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।